औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे बताइएगा, आवाज़, स्क्रीन, कैमरा, क्या तीनों चीज़ें आपको क्लियर है? आवाज़, स्क्रीन और कैमरा। डन। अच्छा जी, पहले तो एक छोटी सी एक अनाउंसमेंट के यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू हुआ हुआ है ऑफिस के अंदर, यूपीएस का भी। तो चांसेस हैं कि विद इन 5 मिनट्स लाइट जाए और सब चीज़ें बंद हो जाए, नेट वगैरह बंद हो जाए, और फिर हमें उसको रिवाइव करने में 5-7 मिनट लग जाए। तो तब तक मुझे बताइए, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम जो कि आप लोग शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो कोई मसला, कोई परेशानी, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, किसी कॉन्सेप्ट में कोई मसला आ रहा है, कुछ भी अगर आप डिस्कस करना चाहो। ओके, चलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अ, जैसा कि आपको पता है कि आपकी किताब के अंदर तीन आखिरी के जो चैप्टर्स हैं, 16, 17, 18, वो क्रैमिंग बेस्ड चैप्टर्स हैं। और इस बात को कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आती कि आपने इसको टका के रट्टा मार लेना, क्योंकि इसमें समझा मैं आपको जितना मर्जी दूं, एट द एंड जो आई कैप एग्जाम में बैठ के चीज़ आपको याद आएगी ना, वो आपकी क्रैमिंग नॉलेज होगी। हम लोगों ने मिड में जाने से पहले जो क्लास थी उसके अंदर देखा था कि आई कैप ने हर चैप्टर में से कोई ना कोई चीज पूछी है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आई कैप ने अपने 50 नंबर पूरे किए, फिर आई कैप ने 5-7 नंबर चैप्टर 1 में से पूरे किए, फिर आई कैप ने 15 से 20 नंबर पार्टनरशिप में पूरे किए, फिर 10-15 नंबर निगोशिएबल में हैं, और 16, 17, 18 ये तीनों चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से आई कैप ने कुछ ना कुछ आपसे लाजमी टेस्ट करना है। ठीक है? तो जो बच्चे लाइव सुन रहे हैं और जो बच्चे बाद में उसको रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, दोनों याद रखें कि 16, 17, 18 और इसके साथ चैप्टर नंबर 1, अगर आपका ये एक छोटा सा पोर्शन तैयार है, तो इसका मतलब है कि आप कम से कम 20 एक नंबर के लिए अपने आप को पक्का तैयार कर रहे हैं कि भाई ये 20 नंबर तो मेरे कंफर्म है, ये 20 नंबर तो मेरे कंफर्म है। अब मुझे आगे 30 के लिए जंग लड़नी है, और 15 एमसीक्यूज में से अगर हम 12-13 भी सही कर लें, 10 भी इवन सही कर लें, तो फिर जो पासिंग रेशियो है, जो पासिंग चांसेस हैं, वो बहुत इंप्रूव कर जाते हैं। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज जो स्ट्रेटजीज है वो मैं आपको साथ साथ दूंगा। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स कि एक दफ़ा कंफर्म हो जाए कि लाइट जा रही है, यूपीएस चल रहा है, अदरवाइज फिर हमें एक उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स टेक 2 more minutes टू आइडेंटिफाई एंड असेस, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं कंपटीशन एक्ट, जो हमारा आज का टारगेट है। कंपटीशन एक्ट, चैप्टर 18, कंपटीशन।
जी वेलकम बैक। तो एज एक्सपेक्टेड लाइट चली गई और सारी चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। अब स्टार्ट करते हैं कंपटीशन एक्ट को। देखिए चैप्टर 18 दो तरह के एक्ट्स की बात करता है, एक कंपटीशन एक्ट और दूसरा आर्बिट्रेशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट क्या है, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। बेसिकली कंपटीशन एक्ट इज एन एक्ट जो कि कंपटीशन को फरोग दे रहा है। ये ये चाहता है कि दो इदारों के बीच, दो कंपनीज के बीच या दो से ज्यादा कंपनीज के बीच, सेक्टर्स के बीच इतना अच्छा कंपटीशन हो जिससे अल्टीमेट फायदा पहुंचे यूजर को, जिससे अल्टीमेट फायदा पहुंचे यूजर को। इसका मतलब ये भी है कि सारिफ का इस्तेसाल ना हो, यानी कि जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा कस्टमर है, उसके साथ बुरा ना हो, उसको मार्केट से एक अच्छी चीज मिले एक अच्छी प्राइस के ऊपर। तो अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो आप एक चीज गौर करेंगे, मुझे बताइएगा आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? आवाज और स्क्रीन दोनों चीजें क्लियर है विद कैमरा? जी। अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूं कि कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप ये देखें कि उन्होंने स्टैंडर्ड से उठा के कॉपी पेस्ट किया हुआ है। दिस इज नॉट अ तबसरा, दिस इज अ कॉपी पेस्ट। टू एंश्योर फ्री कंपटीशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि अब ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से कस्टमर को खराबी ना पेश करनी पड़े, किसी भी तरह से कस्टमर आवाजार ना हो, उसको अच्छी चीज मिले। कंपटीशन को ये लोग फरोग देना चाह रहे हैं तमाम कमर्शियल एंड इकोनॉमिक मार्केट्स के अंदर। तो अगर एक कस्टमर एक चीज परचेज कर रहा है तो उसकी प्राइस इस तरह से सेट हो, इतनी हो कि वो उसको आसानी से बाय कर सके, जिससे फायदा क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी बूम करेगी। टू इनहांस द इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे लाहौर में सीए करवाने का सिर्फ एक ही इदारा है, सिर्फ एक इदारा है जो कि सीए करवाता है, और चूंकि वो एक इदारा है तो वो मनमानी प्राइसेस चार्ज करेगा। लेट्स सपोज बिजनेस लॉ की क्लास 40,000 रुपीज पर बच्चा, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन सब कुछ पे करना, ये इस्तेसाल हो रहा है। बट अगर उसी तरह का एक और कॉलेज भी हो तो डेफिनेटली पहले कॉलेज की प्राइस फिर 40,000 सेट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसका कंपेटिटर मार्केट में आ गया, वो भी सेम क्वालिटी दे रहा है, सेम सब्जेक्ट ऑफर कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर दोनों की प्राइस मिलती जुलती होगी और 40 से लेस होगी। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो सीसीपी है, सीसीपी जो है, ये चाहता है कि कंपटीशन को फरोग मिले, लोग इसमें आए, कंज्यूमर को फायदा पहुंचे, इकोनॉमी हमारी बूम करे, और तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो अच्छे रेट पे कंज्यूमर को या कस्टमर को मिल जाए। ये इसका एक अल्टीमेट एम है। आपने एक दफा पढ़ के मुस्कुरा के भूल जाना, इसको याद करने की जरूरत आपको नहीं है। चलते चलते डेफिनेशंस हमारे सामने आ जाती हैं इस चैप्टर के अंदर। अगेन आपको पता है डेफिनेशन तो फिर पार्ट है ना इन तीनों चैप्टर्स का, वो तो जरूरी होती है। इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस यही हैं, ये चार, और इसके अलावा उन्होंने कुछ और बातें की हैं। सबसे पहले वो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि गुड्स किसे कहते हैं, क्या होते हैं ये गुड्स, क्या होती हैं। अगर मैं इसको आम अल्फाज में या आम जबान में एक लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो गुड्स क्या है? कोई भी चीज, कोई भी आइटम। जैसे फॉर एग्जांपल ये माउस, ये भी एक गुड है। मोबाइल फोन एक गुड है। कीबोर्ड एक गुड है। ये मेरे हाथ में पकड़ा हुआ कलम, ये भी एक गुड है, एक आइटम है।
तो गुड्स कैन बी एनी आइटम, कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, या रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल का मतलब होता है वो सामान जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है, वो सामान जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है। कुर्सी एक फाइनल प्रोडक्ट है, एक आइटम है। कुर्सी के लिए रॉ मटेरियल क्या है? लकड़ी, कील, पेंट, ये इसके रॉ मटेरियल्स हैं। तो गुड्स कैन बी एनी आइटम, एनी प्रोडक्ट, एनी रॉ मटेरियल। फिर कभी कभी जब आप एक चीज बना रहे होते हैं तो उसके साथ एक और चीज ऑटोमेटिकली बन जाती है, इसे हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट, बना हम एक चीज रहे हैं, मगर उस चीज को बनाने के बाद या उस चीज को बनाते बनाते एक और प्रोडक्ट हम लोग साथ क्रिएट कर रहे होते हैं, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं होता। जैसे जब आप कॉटन जो है, जो कॉटन होती है, जब हम उसको जिनिंग के लिए भेजते हैं तो उसमें से एक बीज निकलता है, कॉटन का बीज। उस बीज से तेल निकाला जाता है, तो वो बाय प्रोडक्ट बन जाती है। आप तो कॉस्ट के स्टूडेंट भी होंगे, तो आपको आइडिया होगा कि प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस क्या है। तो गुड्स कैन बी एनी आइटम, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, जिसको कंसिडरेशन लेके बेचा जाए, विच इज सोल्ड फॉर कंसिडरेशन। और हमें पता है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, एडिक्वेट हो या ना हो चलेगी। कंसिडरेशन इज मुआवजा, यानी कि कोई भी ऐसी चीज, ऐसी प्रोडक्ट, ऐसा रॉ मटेरियल, ऐसा बाय प्रोडक्ट जिसको बेचा जाए मुआवजे के लिए, कंसिडरेशन के लिए, वो है आइटम। फिर नीचे दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे पास, एक रिटेलर का कॉन्सेप्ट और एक होलसेलर का कॉन्सेप्ट। किताब को अचानक से याद आया कि आपको ये भी बताना है कि रिटेलर क्या है और होलसेलर क्या है। ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री ने, मैं कहता हूं, चेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। चेयर्स क्या है? गुड्स। चेयर्स क्या है? गुड्स। इस फैक्ट्री ने चेयर्स प्रोड्यूस की हैं, लेट्स सपोज 1000, 1000 कुर्सी फैक्ट्री ने बनाई। क्या ये 1000 की 1000 कुर्सी फैक्ट्री वाले जा जा के लोगों के घर बेच के आते हैं? नहीं। ये लोग क्या करते हैं, ये सारा का सारा माल अपना बेच देते हैं होलसेलर को। ये अपना प्रोडक्ट सेल कर देते हैं किसको? होलसेलर को। उसे कहते हैं कि भाई ये सारा माल तुम अपने पास रखो और तुमने आगे कस्टमर्स को बेचना है, तुमने आगे कस्टमर्स को बेचना है। तो होलसेलर ये 1000 कुर्सियां अपने पास रख लेता है और फिर ये आगे रिटेलर्स को बेचता है, डिफरेंट शॉप्स को बेचता है, दुकानों को बेचता है। इसे हम उर्दू में कहते हैं परचून की मार्केट। परचून की मार्केट, या मैं इसको दुकानदार भी लिख सकता हूं आसानी के लिए। और ये जो हमारा होलसेलर है, इसको हम कहते हैं, ये है थोक की मार्केट, बल्क मार्केट। तो फैक्ट्री ने चेयर्स प्रोड्यूस की, फैक्ट्री ने जो चेयर्स प्रोड्यूस की हैं उसने आगे होलसेलर को दे दी, होलसेलर ने आगे रिटेलर्स को बेची, और फिर रिटेलर्स ने आगे उन लोगों को बेचनी है जो कि इसका यूज करेंगे, जो कि इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको दो अल्फाज का मतलब पता होना चाहिए और उसमें डिफरेंस आपको आना चाहिए, एक कस्टमर, एक कंज्यूमर। एक कस्टमर क्या है और कंज्यूमर क्या है, दोनों में फर्क होता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि रात के 11 बजे एक बाप अपनी शॉप बंद करता है और उसने घर फल लेके जाने हैं, या चले आसान कर देता हूँ, आम लेके जाने हैं उसने घर।
तो वो पहले फ्रूट मंडी जाएगा, देखेगा किस दुकान पे क्या रेट चल रहा है, कौन सी रेडी पे अच्छा आम है, किस तरह का आम पड़ा हुआ है। क्या उसके बच्चों को गर्ज है कि आम कितने रुपए किलो है, आम में कौन कौन सी वैरायटी है? क्या उसके बच्चों को इस चीज का आइडिया है? नहीं। इस चीज के लिए परेशान कौन हो रहा है? वो बाप। कि फल किस तरह का होना चाहिए, किस रेट का होना चाहिए, किस क्वालिटी का होना चाहिए, कितने होने चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। जो बंदा चीज परचेज कर रहा है दैट इज कस्टमर, और जो उसको इस्तेमाल कर रहा है वो कंज्यूमर है। जो शख्स चीज परचेज कर रहा है वो बाप जो कि फल लेके घर जाएगा, और घर जाके बच्चे, उसकी बीवी और वो बाप इस्तेमाल करेंगे, तो उस टाइम पे कंज्यूमर। और जब वो सिर्फ परचेज कर रहा है, कस्टमर। अगर तो वो परचेज इस नीयत से कर रहा है कि उसी ने कंज्यूम करना है या उसके घर वालों ने कंज्यूम करना है, तो फिर वो कंज्यूमर बन जाएगा। ये डिफरेंस समझ आया? कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस समझ आता है? तो जो होलसेलर होता है, जो कि बल्क में माल परचेज कर लेता है डिफरेंट फैक्ट्री से, वो कहता है लाओ ये माल मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो, और वो अपने गोडाउन में या एक बड़ी सी शॉप में माल को सजा के रख लेता है कि रिटेलर्स आएंगे और मेरे से बाय करेंगे। ये कस्टमर्स को चीज बेचता है, यानी कि रीसेल होने के लिए चीज बेचता है। इसने कस्टमर्स को टारगेट करना है। होलसेलर का कस्टमर कौन है? रिटेलर। रिटेलर का कस्टमर कौन है जो कि असल में कंज्यूमर है? वो यूजर। रिटेलर ने जिसको चीज बेचनी है उसने इस नियत से नहीं लेनी कि उसने आगे बेचनी है। रिटेलर ने जिसको चीज बेचनी है उसने इस नियत से नहीं बेचनी कि उस बंदे ने आगे बेचनी है। उसने इस नियत से बेचनी होती है कि भाई उसने उसको इस्तेमाल करना है, कंज्यूम करना है। तो यहाँ पे कंज्यूमर है। अदर देन फॉर रीसेल, और अदर देन फॉर रीसेल का मतलब होता है कि कंज्यूम इट। आप जाते हैं दुकान वाले के पास, आप कहते हैं कि जनाब मुझे कोक चाहिए। क्या आपने कोक दुकानदार से परचेज करके आगे बेचनी है? नहीं। आपने उसको इस्तेमाल करना। आप कौन है? कंज्यूमर। दुकानदार कौन है? रिटेलर। दुकानदार जिससे लेकर आया है, होलसेलर। होलसेलर ने जिससे उठाई है, फैक्ट्री। तो किताब को अचानक से याद आया कि आपको ये तीनों डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए। गुड्स क्या है, रिटेलर्स क्या है, और होलसेलर क्या है। फिर किताब को चैन नहीं आया, किताब ने एक और डेफिनेशन आपको दे दी, रेलेवेंट मार्केट। रेलेवेंट मार्केट। रेलेवेंट मार्केट से मुराद है कि सीसीपी यानी कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसने मार्केट को दो तरफ पे डिवाइड कर रखा है। दो तरह से उसने मार्केट को सेग्रीगेट किया है। एक प्रोडक्ट की बेस पे, दूसरा ज्योग्राफी की बेस पे। प्रोडक्ट की बेस पे, ज्योग्राफी की बेस पे। भाई मैं कहता हूं टॉयज की मार्केट, मैं कहता हूं कॉस्मेटिक की मार्केट, जूतों की मार्केट, कपड़ों की मार्केट, घड़ियों की मार्केट, मोबाइल फोन्स की मार्केट। ये मोबाइल फोन, जूते, घड़ियां, ज्वेलरी, कपड़े, जूते, ये क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। तो जब हम प्रोडक्ट मार्केट को कहते हैं, इसका मतलब है कि हम एक तरह की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और उससे रिलेटेड तमाम दुकानों की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट मार्केट कंप्राइजेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज which are regarded as interchangeable और substitutable। यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जो कि इस्तेमाल भी हो,
दूसरे का सब्स्टिट्यूट भी बन जाए या उसके मुतबादिल भी इस्तेमाल हो जाए। भाई मैं एक दुकान पे जाता हूँ और पूछता हूँ कि यार कोक है, अब मैंने प्रोडक्ट मांगा है, कहते सर कोक नहीं पेप्सी है। मैं कहता हूँ अच्छा दे दो। दिस इज प्रोडक्ट मार्केट, दिस इज प्रोडक्ट मार्केट। मैं उससे पूछता हूँ यार कोक है, वो कहता नहीं। मैंने कहा यार पेप्सी है, उसने कहा नहीं। मैंने कहा यार जूस है, उसने कहा नहीं। मैंने कहा यार पानी है, उसने कहा है। मैंने कहा दे दो। अब ये चारों प्रोडक्ट्स क्या हैं, आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं या इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं हम उसको। हमारा असल मकसद क्या है, प्यास बुझाना। तो जिसको कंज्यूमर परचेज करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, उसके यूज को देख के प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट जहां पे पाया जाता है, जिस मार्केट में पाया जाता है, प्रोडक्ट मार्केट। फिर एक होती है आपके पास ज्योग्राफिकल मार्केट। इसकी आपको मिसाल देता हूं, अनारकली बाजार, लिबर्टी मार्केट, सदर मार्केट, इछरा मार्केट। तो ज्योग्राफिकल मार्केट से मुराद ये होता है कि हम एक स्पेसिफिक एरिया की जो मार्केट होती है उसको दूसरी मार्केट से डिस्टिंग्विश कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब उस एक मार्केट के अंदर, अब अगर इचरे की मार्केट की बात करूं, तो वहां पे आपको जूते भी मिलेंगे, कपड़े भी मिलेंगे, ज्वेलरी भी मिलेगी, कॉस्मेटिक भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कपड़ों के अंदर बच्चों के कपड़े भी मिलेंगे, लेडीज कपड़े भी मिलेंगे, जेंट्स कपड़े भी मिलेंगे, सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा। मगर मैं क्या बात कर रहा हूं, ज्योग्राफिकल मार्केट की। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि जूतों की मार्केट, मैं कह रहा हूँ इछरे की मार्केट। अब एक इछरे की मार्केट में डिफरेंट सेगमेंट्स बने हुए हैं प्रोडक्ट वाइज। तो जब हम ज्योग्राफिकल मार्केट का जिक्र करते हैं तो इसमें तमाम प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, और जब मैं प्रोडक्ट मार्केट की बात करता हूं तो इसमें तमाम मार्केट्स आ जाती हैं, तमाम ज्योग्राफिकल मार्केट्स आ जाती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ जूतों की मार्केट, तो जूतों की मार्केट जौहर टाउन में भी है, इछरे में भी है, लिबर्टी में भी है, अनारकली में भी है। और अगर मैं आपसे कहूँ इछरा बाजार, तो इछरे बाजार के अंदर कपड़ा भी मिलेगा, जूता भी मिलेगा, कॉस्मेटिक भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ज्योग्राफिकल मार्केट कंप्राइजेस द एरिया इस इन विच undertakings concerns are involved. Undertakings means business, यानी कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसा ज्योग्राफिकल पोर्शन जहां पे बिजनेस होता है, प्रोडक्ट सप्लाई होती हैं, सर्विसेज दी जाती हैं, और जहां पे जो कंपटीशन है वो एक जैसा होता है, होमोजीनियस होता है। अगर एक ही प्रोडक्ट दो डिफरेंट दुकानदारों के पास पड़ी हुई है तो कोई भी इतनी ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं करता कि कस्टमर एक दुकान से उठ के दूसरी दुकान पे चला जाए। जैसे एक ही फैक्ट्री का बना हुआ जूता, सेम क्वालिटी, सेम स्पेक, सब कुछ सेम है, दो डिफरेंट शॉप्स हैं, शॉप ए और शॉप बी। शॉप ए वाला उसको 500 रुपए में सेल कर रहा है, और अगर मैं शॉप बी पे जाऊं तो वो उसको 200 रुपए में सेल कर रहा है, 200 रुपए में सेल कर रहा है। तो कस्टमर डेफिनेटली यहां से उठ के यहां पे आएगा। अगर आपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना तो आपको प्राइस गिरानी पड़ेगी, मगर आप उतनी प्राइस गिराते हैं जिससे आपको कम से कम मुनाफा एटलीस्ट हो रहा हो, जिससे आपके दुकान के कारोबार के खर्चे कम से कम निकल रहे हो। तो होमोजेनियस मार्केट है, एक जैसी मार्केट है, आप उसमें ज्यादा प्राइस लोगों से चार्ज नहीं कर सकते। इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद अदर नेबरिंग ज्योग्राफिक एरियाज, जैसे कि मैंने आपसे कहा इचरे की मार्केट और जोहर टाउन की मार्केट, अयूबिया मार्केट, इनको हम आपस में अलग कर सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट हो सकता है कि इचरे की मार्केट में सस्ता हो मगर डिफेंस की मार्केट में वो महंगा हो, ये पॉसिबिलिटी है। ये क्यों है? क्योंकि इचरे तक सप्लाई आसान है, डिफेंस लेके जाना मुश्किल है, मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। मगर इचरे के अंदर वही प्रोडक्ट दो दुकान वाले तकरीबन मिलते जुलती प्राइस पे सेल कर रहे होंगे, कोई भी इतनी हैवी प्राइस नहीं रख सकता
जिससे यूजर ही उसके पास ना ठहरे, वो दूसरी शॉप वाले के पास चला जाए। तो ये साइकिल ऑफ कंपटीशन ऐसे मूव करता है कि आप एक प्रोडक्ट लेकर आते हैं, एक आइटम लेकर आते हैं, उसको शॉप पे रखते हैं, कस्टमर आपके पास आता है, आपने उसे वो प्राइस चार्ज करनी है जो कि वो अपनी बाइंग पावर से निकाल सके। अगर आप उसे इतनी हैवी प्राइस चार्ज कर लेंगे तो यहाँ तो कस्टमर चला जाएगा, या अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सप्लायर है वहां पे, तो फिर कस्टमर रोते हुए वो आपसे चीज परचेज तो कर लेगा, मगर शायद बाद में ना आए आपके पास। तो यहां तक मुझे बताइए, ये चार डेफिनेशंस क्लियर है? यहां तक ये चार बातें समझ आती हैं? अभी हम कंपटीशन एक्ट के अंदर दाखिल नहीं हुए हैं, ये इसकी बेसिक कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि एक्ट हमसे डिस्कस कर रहा है, और आपने इनको क्या कर लेना है। बेसिकली कंपटीशन एक्ट चार तरह की प्रोहिबिशंस आप पे लगाता है, यानी कि वो इन चार कामों से रोकता है। ये चार काम क्या है जरा देखते हैं, एक मिसाल से समझते हैं। लेट्स सपोज ये एक सीए का कॉलेज है, और मार्केट के 80% जो मशहूर टीचर्स हैं इस कॉलेज के पास है। मार्केट के 80% फेमस टीचर्स इस कॉलेज के पास है। नॉर्मल जो मार्केट में प्राइस चल रही है डिफरेंट कॉलेजेस की पर सब्जेक्ट, वो है 12,000 लेट सपोज। मगर ये कॉलेज कहता है कि मैं एक सब्जेक्ट कम से कम 30,000 रुपए का पढ़ाऊंगा। मैं एक सब्जेक्ट कम से कम 30,000 रुपए का पढ़ाऊंगा। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। ये क्या कर रहा है? ये अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रहा है, ये अपनी डोमिनेंसी दिखा रहा है। तो कंपटीशन एक्ट ने कहा है कि आपने इन चीजों से परहेज करना है। नंबर वन, डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, आपके पास मार्केट के अच्छे नाम आ गए हैं, तो भाई 30,000 ना चार्ज करो, तुम 12 भी ना चार्ज करो, तुम 15 चार्ज कर लो। थोड़ा सा इंसानियत तो दिखाओ। तो कंपटीशन एक्ट ने कहा कि आपने डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज नहीं करना। फिर एक और मिसाल देता हूं। एक कॉलेज ए है, एक कॉलेज बी है। इन दोनों कॉलेजेस ने मिलकर ये तय कर लिया कि हम कोई भी सब्जेक्ट 25,000 से कम ऑफर नहीं करेंगे। हम कोई भी सब्जेक्ट 25,000 से कम पे ऑफर नहीं करेंगे। ये उन्होंने मिलकर आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया, एक छोटा सा कार्टल बना लिया, जोड़ी बना ली कि भाई देखो, तुम्हारे पास 3 टीचर अच्छे हैं, मेरे पास 3 टीचर अच्छे हैं, हम लोग मिल जाते हैं और एक कार्टल सा क्रिएट कर लेते हैं कि 25,000 से कम कोई सब्जेक्ट ऑफर नहीं करेंगे। इस तरह के गलत एग्रीमेंट्स बनाना कंपटीशन एक्ट ने मना किया, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स। अगर मैं इन दोनों बातों का आपको फर्क बताने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे मेरे पास सिंगल इदारा था जिसने अपनी पोजीशन इतनी अच्छी कर ली थी कि वह उस पोजीशन को नाजायज इस्तेमाल कर रहा था। ही वॉज अब्यूजिंग हिज डोमिनेंट पोजीशन। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो डिफरेंट कॉलेजेस ने मिल के आपस में ये तय कर लिया कि भाई प्राइस तो 25,000 ही होगी। दिस इज द एग्रीमेंट, जो कि इस तरह के एग्रीमेंट्स प्रोहिबिट है। फिर तीसरा है, एक कॉलेज, कॉलेज के अंदर एक टीचर मिस्टर ए, और सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे पोल्स कि बताएं इस सब्जेक्ट का फलां टीचर कैसा है। या एक पोल क्रिएट कर देते हैं, और जिसके अंदर एम्बेसडर्स पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव बैठे होते हैं, और वो धड़ाधड़ उस टीचर को बार बार वोट्स दे रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। बच्चा जब ये वोटिंग देखता है तो उसके माइंड में एक परसेप्शन आती है कि यार
कितना कमाल टीचर है ये, मुझे इसी से पढ़ना चाहिए। या एक टीचर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस गलत बता देना, या दूसरों की बुराई करना, दिस इज व्हाट, दिस इज डिसेप्टिव मार्केटिंग। कंपटीशन एक्ट ने इसको भी मना किया कि आपने किसी भी तरह से कोई डिसेप्टिव मार्केटिंग नहीं करनी। आपके कोर्स के अंदर इन चार में से ये तीन है, एक, दो और तीन। चौथा मर्जर, जिसकी वजह से कंपटीशन कम हो जाए, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं, ये आप सीए फाइनल्स के अंदर CFAP 2 में पढ़ रहे हैं। ये होता गया, मैं आपसे कहता हूं कि जनाब एक कॉलेज ए है, एक कॉलेज बी है, ये दोनों आपस में मिल जाएं, जुड़ जाएं, मर्ज हो जाए, दो से एक बन जाए, दो से एक बन जाए। ए बी कंबाइन हुए और उन्होंने कॉलेज सी लॉन्च कर दिया, दिस इज मर्जर। ऊपर वाले में मर्जर नहीं था, ऊपर वाले में ए अलग है, बी अलग है, इन्होंने आपस में एक MOU साइन कर लिया, एक एग्रीमेंट बना लिया कि भाई कोई भी सब्जेक्ट 25,000 से कम हम लोग ऑफर नहीं करेंगे। दिस इज यूज ऑफ, सॉरी, दिस इज प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट। कॉलेज ये अगर कह रहा है कि भाई मैं पर सब्जेक्ट इतने पैसे दूंगा, उससे कम पे नहीं पढ़ाऊंगा, डोमिनेंट पोजीशन। ए बी कंबाइन होके सी बना लें, जिसकी वजह से बाकी जो जो बाकी जो इदारे हैं, कॉलेजेस हैं, उनको लॉस हो रहा हो, मर्जर। आपको याद होगा जैज और वारिद का मर्जर हुआ था, और उस टाइम पे बाकी कंपनीज को बहुत लॉस हुआ था, क्योंकि दोनों के कस्टमर्स कंबाइन हो गए थे, दोनों के जो एसेट्स है वो कंबाइन हो गए थे, टेक्नोलॉजीज आपस में मिल गई थी। तो बाकी ये जो टेलीनॉर, जोंग, यूफोन है, इनको अच्छा खासा टफ टाइम मिला था। मगर उस चीज को रोकने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार प्ले किया था। अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएं तो आपको पूरी कहानी देखने को मिलेगी कि कंपटीशन कमीशन ने आज तक किस किस के ऊपर केस कर रखा है। इवन मैं एक मजे की बात बताऊं, इन्होंने आईकैप पे भी केस कर रखा है। आईकैप जो कि ACCA को अब प्रमोट नहीं कर रहा, आईकैप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सीए को प्रमोट कर रहा है, वो अपनी डोमिनेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। एक टाइम पहले होता था कि ACCA वालों को आर्टिकल्स मिल जाते थे, आजकल नहीं मिल रहे। आजकल आईकैप का ध्यान उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल साइड पे किया हुआ है। तो उन्होंने केस किया था कंपटीशन वालों ने आईकैप के ऊपर, और ये जीते भी थे। अगर ये पूरी कहानी पढ़नी है तो एक दफा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वेबसाइट पर जाएं, वहां पे आपको बहुत सारे इस तरह के केस मिलेंगे, इंटरेस्टिंग होते हैं, आप पढ़ सकते हैं। मगर उस वक्त जब आपने इस चैप्टर को तैयार कर लिया हो, ये ना हो कि आप चैप्टर छोड़ के वो केस देखने बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना। तो चौथा क्या है, मर्जर लेसनिंग द कंपटीशन। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है, ये तीन। और मजे की बात है, डिस्क्रिप्शन इतनी है, उसके बाद हर पॉइंट की 5-5, 6-6, 7-7 एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल्स रीड करते जाएं, याद करते जाएं तो चैप्टर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अभी देखते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का मतलब ये है कि एक इदारा जिसके पास ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज आ जाएं तो वो इतना लालची हो जाता है कि वो कहता है जनाब अब तो ये चीज इतने की मिलेगी क्योंकि सिर्फ मेरे पास है, तो मैं जो मर्जी चाहूँ उसका रेट तुमसे लूं, और तुम्हें वो मेरे से बाय करनी पड़ेगी। उस इदारे की बार्गेनिंग पावर हाई हो जाती है, और चूंकि कस्टमर के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होती उस चीज को कहीं और से परचेज करने की, तो कस्टमर की जो बार्गेनिंग पावर है वो लो हो जाती है। तो अगर मैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की बात करूं तो बार्गेनिंग पावर ऑफ
सप्लायर, ये हाई है, और बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर ये लो है। लो क्यों है? लो क्यों है? क्योंकि वो प्रोडक्ट किसी और के पास है ही नहीं, कस्टमर स्विच ही नहीं कर सकता, कस्टमर की स्विचिंग कॉस्ट हाई है। भाई अगर पूरे पाकिस्तान में एक कॉलेज हो जो कि बी लॉ पढ़ा रहा हो, तो अब वो बी लॉ बेशक लाख रुपए का पढ़ाए, कस्टमर ने उसी के पास आना है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं। तो कस्टमर स्विच नहीं कर सकता, अपने आप को अलग नहीं कर सकता, किसी और के पास नहीं जा सकता। फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स होती हैं जो कि आपने याद कर लेनी है। मैं आपको समझाऊंगा जरूर, बट एट द एंड रटा आपने लगा देना। लिमिटिंग प्रोडक्शन, सेल एंड अनरीजनेबल इंक्रीज इन प्राइसेस। लिमिटिंग प्रोडक्शन, सेल और अनरीजनेबल इंक्रीज इन प्राइसेस या अनफेयर ट्रेडिंग कंडीशंस अगर आप डेवलप कर दो। भाई आप एक मोबाइल फोन बनाते हैं जो कि मार्केट में बहुत मशहूर है, और आपकी तरह का मोबाइल फोन कोई और कंपनी नहीं बना सकती, आप उसमें लाइसेंस रखते हैं। आपने ये कह दिया अच्छा मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, सिर्फ और सिर्फ 5,000 प्रोडक्ट्स बनेंगे पूरे साल में, उसके बाद नहीं बनेंगे। आपने अपनी प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया। अब जब डिमांड बढ़ी हुई है, सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए की है, और कस्टमर्स को वो चीज खरीदनी भी है, कंज्यूमर ने वो चीज इस्तेमाल भी करनी है, डेफिनेटली वो महंगे दामों लेगा, वो हाई प्राइस पे लेगा। भाई चिकन कितना ऊपर जा रहा है, स्टिल कस्टमर उसको बाय कर रहा है, क्यों? जरूरी है। तो प्रोडक्शन को लिमिट कर देना, सेल की प्राइसेस को अनरीजनेबली बढ़ा देना, और ऐसे ट्रेडिंग कंडीशंस बना देना जो कि दूसरों के लिए अनफेयर हो। डिफरेंट प्राइस चार्ज करना डिफरेंट कस्टमर से, उसी गुड्स की, उसी सर्विसेज की। भाई एक बच्चा कॉलेज में आता है एनरोलमेंट के लिए, वो कहता है सर मुझे एनरोलमेंट करानी है। कॉलेज वाले कहते हैं ठीक है बेटा, 15,000 रुपये। बच्चा फी पे करता चला जाता है। एक और बच्चा आता है, उसी सब्जेक्ट में वही टीचर वही टाइम, फी कितनी है? 25,000 रुपये। बच्चा कहता है सर उसको तो आपने 15 में दिया है। कॉलेज कहता है हमारी मर्जी, उस वक्त हमारा मूड था 15 में बेचने का, अब हमारा मूड है 25 में बेचने का। तो डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज करना फॉर द सेम गुड फ्रॉम द सेम सर्विस विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन। हाँ, अगर आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है, कोई लॉजिक है, तो फिर आप उससे महंगी प्राइस चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले बच्चे ने कहा सर मुझे खाली क्लासेस पढ़नी है, कॉलेज ने कहा ठीक है 15,000, खाली फिजिकल क्लास पढ़नी है, लेट्स सपोज। दूसरे बच्चे ने कहा सर मैं फिजिकल में तो एनरोल होना चाहता हूँ, उसके साथ साथ मुझे ऑनलाइन की एक्सेस भी चाहिए। अब यहाँ पे कॉलेज के पास एक जस्टिफिकेशन आ गई है। अब कॉलेज चाह के उससे एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर सकता है, बट अगर दो सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट्स हो, बिल्कुल सेम, दोनों कहें जनाब मुझे फिजिकल पढ़ना है, तो एक से 15 और एक से 25, ये नाइंसाफी है। मेकिंग सेल कंडीशनल विद परचेज ऑफ अदर गुड या सर्विस, इसे हम कहते हैं टाइम्स बना देना, टाइम्स कर लेना। आपको ये सब्जेक्ट उस वक्त मिलेगा जब आप हमारा ये वाला सब्जेक्ट इस टीचर से पढ़ोगे। मैं एक जगह पे एनरोलमेंट करवाने गया, मुझे याद है, मुझे लेनी थी क्लासेस टैक्स की। तो कॉलेज ने मुझे फोर्स किया कि भाई जब तक तुम हमारे पास से FAR 2 इस टीचर का नहीं लोगे, हम तुम्हें टैक्स की क्लास नहीं देंगे। उन्होंने आपस में टाइन बना लिया था, अपना स्ट्रक्चर ही ऐसे बना दिया था कि बच्चे को मजबूरन 2 क्लासेस वहां से पढ़नी पड़ती थी। तो ये काम भी CCP ने मना किया है
कि आप इस तरह से इस्तेसाल नहीं कर सकते कंज्यूमर का, तो गलत टाइम्स आपने क्रिएट नहीं करनी। मेकिंग द कंक्लूजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस of other parties of supplementary obligations which by their nature or according to commercial usage have no connection with the subject of contract। भाई सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये है कि मुझे सीए में दाखिला लेना है, मैं कॉलेज में जाता हूँ, मैं कहता हूँ सर मुझे बिजनेस लॉ की क्लास में एडमिशन चाहिए, ये मेन सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का। कॉलेज मुझे कहता है यार देखो क्लास में आपको एडमिशन तो मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप पढ़ लोगे, आप अच्छे बच्चे पढ़ने वाले, हम आपको एनरोल भी कर देंगे, फी आपसे लेंगे 15,000, मगर हमारी एक शर्त है, मगर हमारी एक शर्त है। मैंने पूछा जी क्या शर्त है? कॉलेज ने कहा देखो यार हमारा जो ओनर है ना, अनारकली में उसकी एक दुकान है जूतों की, तुम उसकी दुकान पे जाओ, कुछ जूते परचेज करो, हमें लाके उसकी रसीद दिखाओ, फिर हम तुम्हें बिजनेस लॉ इस टीचर का इस टाइम पे इतने पैसों में देने को तैयार है। भाई क्या जूतों का और सीए का आपस में कोई लिंक है, कोई कनेक्शन है? दे हैव नो कनेक्शन, दे शेयर नथिंग इन बिटवीन देम, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। बट आपने मेन कॉन्ट्रैक्ट को एक सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन के साथ मंसूब कर दिया कि भाई वो काम करके आओगे तो ये काम होगा, अदरवाइज तुम्हें फारिग कर दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वॉइड। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले में कनेक्शन तो है, बिजनेस लॉ, टैक्स, कॉस्ट, FR1 FR2 ये आपस में कनेक्टेड है, सीए की फील्ड है ना, मगर नीचे कनेक्शन नहीं है। जूतों का सीए से क्या लिंक है भाई? तो ये याद रखना है, ऊपर वाला जो टाइम्स है दे हैव अ कनेक्शन, दे शेयर सम लिंक। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि तुम्हें सब्जेक्ट में एनरोलमेंट तो मिल जाएगी, मगर उसके साथ तुम्हें टेस्ट सेशन लाजमी परचेज करना पड़ेगा। अब ये कनेक्शन है, मगर ये बच्चे के बेनिफिट के लिए कि उसी सब्जेक्ट का टेस्ट सेशन अगर बच्चा देगा तो उसकी ड्राफ्टिंग, उसकी राइटिंग वगैरह इंप्रूव होगी, उसके पासिंग चांसेस बढ़ जाएंगे। मगर बिजनेस लॉ लोगे तो फिर तुम्हें टैक्स साथ उठाना पड़ेगा। अब इन दोनों का लिंक तो है, नेचर तो एक मतलब फील्ड तो एक ही है, मगर टैक्स और बिजनेस लॉ आपस में एक दूसरे को पास नहीं करवा सकते। बट बिजनेस लॉ लूंगा, उसका टेस्ट सेशन लूंगा, हाँ कनेक्शन है, एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, मानी जाती है। देन applying dissimilar conditions to equivalent transactions for different parties, placing them at a competitive disadvantage। मैं कॉलेज में जाता हूँ एनरोलमेंट कराने के लिए, कॉलेज से कहता हूँ कि सर मुझे बिजनेस लॉ में एनरोल कर दें, कॉलेज कहता है 15,000, मैं कहता हूँ सर इसकी इंस्टॉलमेंट्स करनी है, कॉलेज कहता है ठीक है बैठे आपकी 3 इंस्टॉलमेंट्स बना देते हैं। अब एक और बच्चा मेरे साथ है, वो भी सेम बात करता है कि सर एडमिशन चाहिए, बिजनेस लॉ में चाहिए, और मुझे भी 3 किस्तें कर दें। कॉलेज कहता है वाई, क्यों, किस लिए, वजह, डिसिमिलर कंडीशंस क्रिएट कर दी यहाँ पे। उसी ट्रांजैक्शन की जो मेरे लिए की जा रही है या दूसरे भाई के लिए भी कर दो, उसके लिए भी आसानी पैदा कर दो, मगर कॉलेज की मर्जी। हाँ अगर कॉलेज के पास कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि यार देखो तुम एक शरीफ आदमी हो, तुमने लास्ट टाइम भी पैसे पूरे पे कर दिए थे, हम तुम्हें अलाउ कर देते हैं, ये बंदा लास्ट टाइम पैसे लेके भाग गया था, इसको हमने अब इस तरह की रियायत नहीं देनी, अगर कॉलेज के पास रीजनेबल जस्टिफिकेशन है फिर अलाउ है। बट अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो फिर आप दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं।
अब आपने क्या किया, मुझे किसने दे के मुझे एक एडवांटेज दे दिया, दूसरा भाई डिसएडवांटेज में चला गया, उसकी जेब से 15,000 रुपया एकदम से जाएगा, और मेरी जेब से 5-5 हजार करके हर महीने मैं उसको पे आउट करूंगा विद ईज। तो मेरे पास एक एडवांटेज आ गया और दूसरी पार्टी के पास एक डिसएडवांटेज आ गया। फिर कभी कभी आप कहते हैं कि जनाब मुझे डील ही नहीं करनी, मुझे डील करनी नहीं है, मुझे वो प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है, तुम जितने मर्जी पैसे दो मैं तो नहीं बेचूंगा। मैं कॉलेज के पास जाऊं एडमिशन लेने के लिए, पैसे भी दूं, सब कुछ दूं, कॉलेज कहे नहीं देना तुम्हें एडमिशन, मैं कहूँ क्यों? हमारी मर्जी, तुम्हारी शक्ल हमें पसंद नहीं है, बस जाओ भाग दो यहाँ से। तो बिल्कुल ही अगर आप डील करें ही ना, रिफ्यूज कर दें, तो वो भी इसके अंदर आता है। फिर बॉयकॉट कर देना, एक्सक्लूडिंग द अंडरटेकिंग फ्रॉम प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज। फला प्रोडक्ट का बायकॉट अचानक से, आपको याद होगा एक एक टाइम पे लेस का बॉयकॉट हो रहा था। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये एक अफवाह फैला दी गई थी कि लेस के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो पिग से बना हुआ है, हालांकि उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। ये एक मार्केटिंग स्टंट था जो कि दूसरी कंपनीज ने इसके खिलाफ किया था, और हमने बॉयकॉट कर दिया जी जनाब, ये है वो है, बगैर चेक किए। और चेक कहाँ से करना था? गूगल से। आपको पता होना चाहिए कि गूगल के ऊपर एक कमांड होती है, जो ये जो हैकर्स वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, जो आपका क्रोम है ना, सर्च इंजन, उसके जो शुरू के 2-3 पेजेस होते हैं उसको हैक कर लेते हैं और अपनी पसंद की इंफॉर्मेशन वहां पे डाल देते हैं। आपने कोई भी चीज अगर सर्च करनी है तो टेक्निकली आप फर्स्ट पेज पर देखेंगे, सेकंड पर देखेंगे, मैक्सिमम थर्ड तक जाएंगे, कभी 10th पेज खोल के नहीं देखेंगे, कभी 9th पेज खोल के नहीं देखेंगे, 12वां पेज, 15वां पेज कभी नहीं चेक करेंगे आप। तो वो पहले 3 पेज के ऊपर इस तरीके से उसको ले आते हैं कि यूजर उसको पढ़ के ऑलरेडी परेशान हो जाता है। तो गलत बॉयकॉट ये भी बना है। फिर आप एक ऐसी प्राइस अगर सेट कर दें कि जो आने वाला बंदा है मार्केट में वो परेशान होके भाग जाए। आप मोबाइल बेच रहे थे 25,000 रुपए के हिसाब से, एक कंपेटिटर मार्केट में एंटर होने लगा था, वो अपनी नई शॉप बनाने लगा था, कि आपने क्या किया, इसी मोबाइल की कीमत गिरा के 15,000 रुपया कर दी। तो जो नया आने वाला है वो तो रुल गया, बर्बाद हो गया, परेशान हो गया, उसके पास तो कस्टमर्स ने आना ही नहीं है। वो कहाँ पे जाएंगे? इसके पास जो कि 15 का बेच रहे हैं 25 की जगह पे। तो अगर आप अपने कंपेटिटर्स को बिल्कुल ही मार्केट से आउट कर दें, ऐसी गलत डिस्क्रिमिनेटिव प्राइसेस, प्रीडेटरी प्राइसेस सेट कर दें जो कि दूसरों को खा जाएं। प्रीडेटरी मींस दूसरों को खा जाने वाली। अगर आप ऐसी गलत प्राइसेस सेट कर दें कि जिससे दूसरी पार्टी घबरा के बाहर हो जाए, तो ये भी गलत है। ये भी क्या है? गलत। क्या आप नई एंट्री को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं? एक दफा ये पूरी स्लाइड पढ़ें और मुझे बताएं कोई सवाल। हम क्लास को 9:15 बजे एंड करेंगे, क्योंकि हमारा शुरू का टाइम वेस्ट हो गया था, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एक दफा ये पूरी स्लाइड पढ़ के मुझे बताइए कोई सवाल।
जी, तो समझा मैंने आपको दिया है, मगर एट द एंड आपने क्या करना है, इसको क्या करना है आपने इसको, शाबाश बताएं, जल्दी से बताएं। याद कर लेना। तो तीन में से हमने एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया, यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। ये बातें सबको क्लियर है? कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई मसला? जी, ये बात सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स। यहां पे कहानी वही है पिछली वाली, मगर दो लोग आपस में मिल जाते हैं, दो लोग आपस में छोटा सा कार्टेल बना लेते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई ना खुद खेलेंगे ना दूसरों को खेलने देंगे। कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं। फिक्सिंग प्राइस और इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस इन ट्रेडिंग कंडीशंस फॉर परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि दो कॉलेजेस आपस में मिले, उन्होंने कहा सर हम 25,000 रुपए से कम तो चार्ज ही नहीं करेंगे ना। दो कॉलेज या दूसरा मिले आपस में और उन्होंने मिल के एक प्राइस सेट कर ली, 25 से कम व्यवहार में नहीं आता, टीचर बहुत महंगा हो गया, मजबूरी अब करना पड़ेगा। कंपटीशन एक्ट ने मना कर दिया, कंपटीशन ने कहा कि इस तरह के एग्रीमेंट्स तुम नहीं करोगे। फिर दो कॉलेज आपस में मिले, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्लासेस ही देंगे, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास देंगे ही नहीं, और अगर देंगे तो एक हैवी अमाउंट पे देंगे। तो अनफेयर ट्रेडिंग कंडीशंस बनाना भी गलत है, रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऐड करना भी गलत है कि भाई देनी ही नहीं है लाइव क्लास, और जो बच्चा मांगेगा फिर हम फिरौन बन के उससे ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे, तो ये मना है। मार्केट को डिवाइड कर देना टेरिटरीज की बेस पे, वॉल्यूम ऑफ सेल परचेज की बेस पे, गुड्स एंड सर्विसेज की बेस पे। भाई मैं कह दूं कि फिजिकल सिर्फ तुम पढ़ाना, ऑनलाइन सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डेड सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ाएगा। तुम फिजिकल का चार्ज करना, मैं ऑनलाइन का चार्ज करूंगा, ये कॉलेज रिकॉर्डेड का चार्ज करेगा। अब टेक्निकली देखा जाए तो वो अपनी पावर को अब्यूज कर रहा है, मैं अपनी, और ये कॉलेज अपनी पावर को अब्यूज कर रहा है, ये भी गलत है। हमने क्या किया, हमने मार्केट को डिवाइड कर दिया, फिजिकल वाले अलग, ऑनलाइन वाले अलग, रिकॉर्डेड वाले अलग, ये भी गलत है। गलत प्राइसिंग फिक्स कर देना, गलत क्वांटिटियां दे देना। भाई दो चार दुकानदार आपस में मिले, उन्होंने कहा कि भाई चीनी जब भी हम सेल करेंगे 2 किलो से ज्यादा किसी को भी नहीं देंगे, क्वांटिटी फिक्स कर ली कि 2 किलो से ज्यादा चीनी किसी कस्टमर को, किसी कंज्यूमर को नहीं मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, और यूजर एक्सप्लॉइट हो रहा होता है वहां पे। फिक्स कर दिया मैनर या मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ऑनलाइन ही देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं देंगे। फिजिकल चाह के भी नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि अगर मैं फिजिकल दूंगा तो मेरा दूसरा इदारा, जो मेरा दूसरा भाई है, उसको नुकसान होगा। इसको मैंने कहा प्योर फिजिकल तुम्हारा। तो जो जब बच्चा मेरे पास आके फिजिकल डिमांड करेगा, मैं कहूंगा मेरे पास तो नहीं है, तो वो कहाँ पे जाएगा? उसके पास, और वो अपनी पावर को फिर एक्सप्लॉइट करेगा, वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज करेगा। ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे बातें वही हैं, बस थोड़ा सा अंदाज बदल जाता है। लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट। दो कंपनीज ने मिलकर ये फैसला कर दिया कि हम बाहर से वो मशीनरी इंपोर्ट नहीं करेंगे जिससे प्रोडक्ट हमारी सस्ती बने। ऐसा होता है, प्रोडक्ट महंगी बनेगी, हम कम टैक्स पे करेंगे, हम ज्यादा फेवर्स गवर्नमेंट से लेंगे। अगर मैं प्रोडक्ट बाहर से ले आऊं जिससे मेरी कॉस्ट कम हो, तो फिर मुझे टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी होता है। फिर कोल्यूसिव टेंडरिंग या बिडिंग। कोल्यूसिव कहते हैं कि आपस में मिल जाना, जुड़ जाना, मिक्स हो जाना। दो चार लोग आपस में मिक्स जुड़ गए, एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई इसको तबाह करके रहना है। तो जो भी शॉपकीपर दुकान खोलता, ये उसके कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते, उसके माल की गलत वैल्यू बिल्ड करना शुरू कर देते। कस्टमर उस बंदे से माल परचेज करके बाहर आता और ये लोग उससे पूछते कि यार कितने का लिया है? वो कहता सर 500 रुपए का। कहते हैं महंगा ले लिया उस्ताद, हमसे लेते ना यही चीज तुम्हें 300 रुपए की मिल जाती। अब कस्टमर वापस जाएगा, वो प्रोडक्ट वापस करेगा, इनके पास आएगा और ये प्रोडक्ट बेचेंगे। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। फिर वही बात, डिफरेंट कंडीशंस टू डिफरेंट पार्टीज, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और नो कनेक्शन वाली बात भी हम इससे पहले कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे ये जो ऊपर वाली कुछ बातें हैं ये नई नजर आ रही हैं। आपने क्या करना है कि आपने इसमें से कोई सी भी 4 या 5 एग्जांपल्स को याद कर लें, कोई सी 4-5। आए क्या, ये पूछ सकता है कि भाई इसकी एग्जांपल्स बता दें, तो आपने अगर 4-5 याद की होंगी तो दैट वुड बी सफिशिएंट। अगर आप ये 2 याद कर लेंगे तो आप दोनों में फिट कर सकते हैं, तो उसके अलावा 3-3 और याद कर लें। आखिरी बात, डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दूसरे बिजनेस को तबाह करना है तो उसकी गलत, फॉल्स, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मार्केट में फैला दो कि भाई लेज तो खराब होने वाली है, लेज में तो हराम है, लेज नहीं खानी। ये ओए होए ने किया था कि लेज की गलत मार्केटिंग कर दी, अपने प्रोडक्ट को आगे ले गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कस्टमर्स को टारगेट किया, कस्टमर्स और कस्टमर्स के दिमाग में ये बिठाया कि भाई लेज गलत है और हमारा प्रोडक्ट अब आपने इस्तेमाल करना है। फिर देखा होगा आपने टीवी के ऊपर, नीला वाला सरफ लूं या सफेद वाला सरफ लूं, कौन सा सरफ झाग ज्यादा बनाता है, सफाई ज्यादा करता है? टीवी एड्स के अंदर ये जो टीवी एड्स होते हैं उसके अंदर आप कभी देखते हैं कि दूसरे प्रोडक्ट को ब्लर कर दिया जाता है और उसकी बुराइयां की जा रही होती है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, या यूजर को मिसलीड किया जा रहा होता है कि भाई ये सरफ ना खरीदना, ये महंगा है, हमारा सरफ कम कीमत में ज्यादा झाग बनाता है। फिर आपने कभी देखा होगा कि एक एड चल रहा होता है, उस एड के नीचे हल्का सा बारीक सा लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। या ये जो दूध है जिसको नकली दूध बना के सेल किया जाता है, जो कि असल में दूध नहीं होता, वाइटनर होता है, कंडीशनर होता है। तो इस तरह की डिसेप्टिव मार्केटिंग करना, दूसरों के ट्रेडमार्क्स को कॉपी करना, उनका लोगो कॉपी कर लेना, कलर स्कीम कॉपी कर लेना, ये भी गलत है। तो आपने क्या करना है, ये एग्जांपल्स पढ़ लेनी है, इनमें से कुछ कुछ याद कर लेनी है और आपने इसको पढ़े। कोई बात समझ ना आए, कोई पॉइंट मिस हो रहा हो तो हम उसको कल की क्लास में दोबारा से डिस्कस भी कर लेंगे। तो कंपटीशन एक्ट यहीं तक था। किताब में हार्डली ये 2 सफ़ों पे है, तो आपने इसको पढ़ जरूर लेना है। और कल मुझे आपने बताना सबसे पहले कि सर मुझे ये वाली एग्जांपल समझा दें या बता दें। मैंने कोशिश की कि मैं आपको एक एक बात एक्सप्लेन कर दूं ताकि जब आप उसको याद कर रहे हो तो आप आसानी से याद कर सकें। ठीक है जी, मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।